नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश की सरकार पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो दुर्गा टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हुआ है इन द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, आपने इसको अलाउ किया। आप चाहते तो ये रोक सकते थे, सिचुएशन बेहतर तरीके से हैंडल हो सकती थी, मगर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं बांग्लादेश के, उनके दबाव में आकर बांग्लादेश की सरकार ने एक हिंदू टेम्पल को इन द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश डेमोलिश कर दिया और इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली आपत्ति जताई है। और जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilket, Dhaka. Uh, the interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. ना जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत है ये पिछले 1 से लेकर 1.5 साल में काफी हद तक स्पॉटलाइट में है। इंडियन मीडिया ने काफी इसको रेस किया है। इवन आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने भी ये इशू रेस किया था एक ट्वीट में। एक बार इलेक्शन जीत गए उसके बाद ये पूरा इशू ट्रंप ने भी भुला दिया। एक बार भी इस टॉपिक के बारे में कभी हमने मेंशन किया नहीं है। आपको याद होगा दिसंबर 2024 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि बांग्लादेश में जो हिंदू पॉपुलेशन है ये अब 8% के भी नीचे गिर चुकी है। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे एबीसी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर है, यहां पर ये आर्टिकल आपको दिख जाएगा, हिंदूज इन बांग्लादेश फील बिट्रेड आफ्टर गवर्नमेंट्स आउटसर। जैसे ही देखिए बांग्लादेश में जो भी तख्ता पलट जो भी हुआ था, मोहम्मद यूनस पावर में आए हैं, हिंदूज को कई जगह टारगेट किया गया है और लिटरली ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश की सरकार ने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ ठीक है, मिनॉरिटीज के साथ जो करना है करो, वी डोंट केयर। अब रिसेंट केस में क्या हुआ कि ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है वहां पे एक छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर था। अब हिंदू कम्युनिटी जो है बांग्लादेश में ना सिर्फ इनके नंबर्स कम हो रहे हैं, इकोनॉमिकली भी इनके पास अब ज्यादा कुछ पावर बची नहीं है क्योंकि बिजनेस नहीं कर पा रहे, काफी जगह डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो एक छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर था। अचानक से क्या होता है कि कुछ रेडिकल लोग आते हैं, वो विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं इस मंदिर का। वो बांग्लादेश की सरकार को कहते हैं कि इस मंदिर को डेमोलिश करो। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि सडनली बांग्लादेश की सरकार कहती है कि ये जो कुछ टेंपल है ना, इसका कुछ एरिया ये एनक्रोच्ड है, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टेंपल नहीं बनाया। तो इन लोगों ने ये जो पूरा टेंपल है बुलडोजर लाकर ये इस तरीके से पूरा टेंपल डेमोलिश कर दिया। और जो डीएटीज थी इनको हटाने का भी टाइम नहीं मिला। जो प्रोटेस्टर्स थे यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखिए जो बांग्लादेश की सरकार यहाँ पर कर रही है इसको करने का सही तरीका भी हो सकता है, लीगल प्रोसीजर होना चाहिए जहाँ पे इनकी बात भी सुनी जाए। मगर क्लियरली बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो यहाँ पे फंडामेंटलिस्ट लोग थे उनके प्रेशर के अंडर काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा दुखद दृश्य सामने आए बांग्लादेश की कैपिटल से। काफ़ी लोगों ने ये इशू रेस किया और इवेंचुअली भारत सरकार को भी यहाँ पर बोलना पड़ा कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट अलाउड इट। अगर ये चाहते तो ये इशू प्रॉपरली रिजॉल्व हो सकता था, मगर ये बुलडोजर लाके छोटे से मंदिर पर इस तरीके से चला देना ये दिखाता है कि आज के समय हिंदूज की क्या कंडीशन है इन बांग्लादेश। और सैड बात देखिए यहाँ पर ये है, कई लोग जिन्होंने मोहम्मद यूनस के आने पर काफी सेलिब्रेशन किया था ना, इन सब टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। उल्टा काफी जगह तो आप देखोगे कई लोग ये भी कहते हैं कि जी ये बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा। जबकि आप देखोगे भारत सरकार ने ऑफिशियली इसकी निंदा करी है, विजुअल सामने आए हैं। मगर क्या बांग्लादेश में जो ये मंदिर तोड़ दिया गया है, क्या इसका जो डिसीजन है रिवर्स किया जाएगा? क्या ये अपोलोजाइज भी करने वाले हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। अगेन बांग्लादेश की सरकार ना इंटरनेशनल मीडिया से या फिर यूएन से या फिर एक कहते हैं ऑनलाइन लोगों का जो प्रेशर है वो कहीं से फील नहीं कर रही। भारत सरकार ने अपनी तरफ से काफी स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रेड है बांग्लादेश के साथ, वहां पे हम बहुत सारी फैसिलिटीज देते रहे बांग्लादेश को, वो हमने कम कर दी। और सबसे बड़ा स्टेप भारत जो ले सकता है बांग्लादेश के साथ, उस पर चर्चा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कि इंडिया जो गंगा नदी की ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ इसको अमेंड कर सकता है। क्योंकि जो गंगा वाटर शेयरिंग पैक्ट है हमारा बांग्लादेश के साथ, ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रीटी चल रही है हमने कहा कि अब इस ट्रीटी को हम नहीं मानते। 2026 में ये ट्रीटी वैसे ही एक्सपायर हो जाएगी। 3 दशक पहले 1996 में इस ट्रीटी को हमने साइन किया था और इस ट्रीटी में ये बात लिखी हुई है
कि इस ट्रीटी को अगर रिन्यू करना है तो ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं होगी। म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों कंट्रीज की रजामंदी से ही इस ट्रीटी को रिन्यू करना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, 1996 में ना शेख हसीना जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उनके अंडर ये ट्रीटी साइन करी गई थी जिसमें बांग्लादेश को 50% पानी दिया गया। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया गया पानी के डिवीजन का, जिससे बांग्लादेश को काफी फायदा मिला। इंडिया की जो आबादी है, जो साइज है, उसके हिसाब से हमें इजीली काफी ज्यादा परसेंटेज पानी अपने पास रखना चाहिए था, बट वी शोड अ लार्ज हार्ट। शेख हसीना भी उस वक्त, आप कह लीजिए, इंडिया के साथ रिलेशंस को और इंप्रूव करना चाहती थी, बट अब ये 1996 वाला बांग्लादेश नहीं रहा। ये 2026 वाला बांग्लादेश है। एक ऐसा बांग्लादेश जो अब एक नया ग्रुप फॉर्म करना चाहता है पाकिस्तान और चाइना के साथ। और रिसेंटली इसका पहला समिट भी यहाँ पे हुआ है, इधर आप देख पाओगे, द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश समिट। इधर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये बांग्लादेश के, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव। और अगेन, इस समिट में अभी तक कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हुई नहीं है, मगर इस समिट का बन जाना ही और इसकी पहली मीटिंग होना ही एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज रेस करता है भारत के लिए। मैं ऑलरेडी देख रहा हूं भारत में कई ओपिनियन आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि एज चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इंच क्लोजर, इंडिया को और ज्यादा फियसेबल डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ढूंढने होंगे। हम लोग देखिए, अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी एक तो ये है, हम लोग अभी भी कहीं किसी के साथ अलाइंड होना नहीं चाहते। और अगेन, मुझको यहां पर यही बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट डिप्लोमेटिक डिसीजंस सिर्फ हम फेस कर रहे हैं। जापान, मैं कहूंगा, एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ भारत अगर अपने डिफेंस रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ाए, इट विल हेल्प अस अ लॉट। और रिसेंटली मैं आपको वैसे ये बता दूं, जापान और यूएस के रिलेशंस लगातार खराब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो नेटो का समिट हुआ है यूरोप में, उस समिट को अटेंड करने के लिए जापान को इनवाइट किया गया था। लास्ट मोमेंट पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, मैं समिट में नहीं आ रहा। और ऑल टुगेदर बताया जा रहा है जापान में काफी नाराजगी है यूएसए के स्टांस को लेकर। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने जो एलाइज हैं उनको ही झटके दिए जा रहे हैं, जापान में ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती। ये लोग अपनी जो पॉलिसी है उसमें स्टेबिलिटी पसंद करते हैं। एक बार को बर्दाश्त कर लेंगे कि ट्रंप ने आज कुछ कह दिया, ये कह दिया कि कनाडा को मैं कब्जा लूंगा, बाद में हंसी मजाक में है मैं तो मजाक कर रहा था वगैरह। जापान डज नॉट टॉलरेट ऑल दिस। रिसेंटली ट्रंप ने जो बातें कही है कि जापान पे टैरिफ लगा देंगे, और साथ में ये भी चाहते हैं कि जापान और पैसा दे यूएसए को डिफेंस के लिए। जापान ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने स्टार्ट कर दिए। मैं बस आपको जापान का एग्जांपल बता रहा हूं कि कई देश हैं आज के समय जो अपने आसपास चेंजिंग रियलिटीज के बेसिस पर ना उनको नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है। और इंडिया को भी यहां पर काफी हद तक यही करना पड़ेगा। वी नीड टू लुक फॉर बेटर रिलेशंस। जब तक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस हैं, या फिर कल को बीएनपी की भी सरकार आती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार आती है, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस खराब रहेंगे। इंडिया को देखिए, पहली बात तो ये करनी चाहिए, पाकिस्तान बांग्लादेश को जो हमने उदारता दिखाई है बिना वजह की, दैट डिड नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। आप अगर एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव के बारे में भूल ही जाओ, कॉमन सेंस की बात करो ना। पाकिस्तान जिसने लगातार आतंकवाद फैलाया भारत में, कई हमारे सिविलियंस मार दिए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, कई बार वॉर करी है पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट, तब भी हम इनको इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर 80% पानी दे रहे थे। ये कई दशकों तक चलता रहा। अब जाकर हमने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है। तो पहली बात तो हमें जो उदारता हम एक टाइम पे दिखाते थे सेंसलेसली, वो बंद करनी होगी। उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान हीट ऑलरेडी फेस कर रहा है। जो 1996 गंगा वाटर ट्रीटी है, लगता नहीं है कि बांग्लादेश को फिर से मिलने वाली है। और एक बार जब ये लोग फील करेंगे ना, ये दोनों देश, कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे रखने के फायदे क्या क्या थे और अब रिलेशंस खराब करने के नुकसान क्या क्या हैं, तो अपने आप यहाँ पर पॉलिसी चेंज भी आएगा। रिसेंटली जयशंकर साहब ने यही स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप भारत के साथ काम नहीं करना चाहते, आप अच्छे बायलैटरल रिलेशंस नहीं चाहते, तो इट विल हैव अ कॉस्ट। नॉट वर्किंग विद इंडिया हैज ए कॉस्ट। ये बात हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज को बतानी होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने दानवीर करण की तरह, मतलब जो आया ठीक है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें कहीं ना कहीं कंट्रीज को यही बताना होगा कि इंडिया के अगेंस्ट आप स्टेप लेते हो तो उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये एक ह्यूज पॉलिसी शिफ्ट है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज को आदत नहीं है ऐसे भारत की। आई थिंक इसमें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, और आने वाले 5 सालों में हमको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी
कि जो ये नया एक इन्होंने ग्रुप बना लिया है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, इसका इम्पैक्ट रीजन पे क्या होगा? क्या चाइना बाल्टियाँ भर-भर के इनको पानी देगा या क्या ये लोग किस तरीके से चाइना से बेनिफिट उठाएँगे? वी डोंट नो, बट ईदर वे अभी के लिए बांग्लादेश में हिंदूज के साथ जो हो रहा है, ये देखकर दुःख ही लगता है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी जस्ट डज़ नॉट केयर अबाउट दिस इश्यू इनफ। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंडर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पर जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।